नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2 दिन की फ्रांस यात्रा और करीब-करीब 36 घंटे की अमेरिका की यात्रा और पेरिस से लेकर के व्हाइट हाउस तक जो गर्मजोशी देखी गई है और जिस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान नेता बताते हुए उनके साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। और मैक्रों ने तो जो हमारे यहाँ के वो तथाकथित लिबरल्स हैं, उनको तो कहीं का छोड़ा नहीं, मुंह दिखाने के लायक छोड़ा नहीं। और वो घटना जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक छोटा सा एक छोटी सी वीडियो वायरल की गई कि साहब मैकेरो सबसे हाथ मिलाते हुए जा रहे हैं, मोदी जी भी हाथ आगे करते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये जो क्लिप कटवा संस्कृति हमारे देश में इधर पनप रही है, वो भूल जाते हैं इस तरह की क्लिप जारी करते हुए कि मोदी जी और मैक्रो साथ साथ चल करके हॉल में आए थे। उससे पहले उनकी मुलाकात हो चुकी थी। आधा दर्जन से अधिक बार वो गले मिले हैं आपस में, कई प्रोग्राम्स में साथ रहे हैं। वो गर्मजोशी जो हमारा दूसरा एक महावाणिज्य दूतावास खुला है, उसकी बालकनी में भी दिखाई दिया। उसके बाद तो हद कर दी मैक्रों ने, जो शायद कभी नहीं हुआ होगा। राष्ट्रपति फ्रांस के हवाई अड्डे पर भारतीय प्रधानमंत्री को सी ऑफ करने के लिए आए, गार्ड ऑफ ऑनर भी हुआ और गले मिलकर के उनको विदा किया। और डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे राष्ट्र प्रमुख हैं जो उनके शपथ लेने के बाद उनसे मिले हैं। और क्या गर्मजोशी थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और इतने फॉर्मल तरीके अनफॉर्मल बहुत ही अनौपचारिक तरीके से बैठ करके उन्होंने बात की है। हर मुद्दे पर जितने सवाल हुए उन सबके जवाब दिए। बाद में जो एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बायलैटरल टॉक्स के बाद। और अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो चाहे फ्रांस हो चाहे अमेरिका हो, दोनों से ही हमारे रक्षा, सामरिक, आर्थिक और दूसरे हित जुड़े हुए हैं। व्यापार भी जुड़ा हुआ है। और उन सारे मोर्चों पर जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब करीब 4 दिन की फ्रांस और अमेरिका यात्रा के बाद जब नई दिल्ली में लैंड करेंगे आज शाम को किसी समय, तो उनके पास बताने को, कहने को बहुत कुछ होगा। मेरे साथ न केवल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर अपनी पकड़ रखने वाले, बल्कि जियो पॉलिटिकल इश्यूज पर भी एक खास नज़र रखने वाले और नज़रिया रखने वाले घूमता आईना के अनुपम मिश्रा जी जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। तो उनको नमस्कार करते हैं और उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो अनुपम जी, आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं, जिस यात्रा को लेकर के कुछ कुछ ऐसे ट्वीट जारी किए गए थे और अभी भी मैं देख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के दरवाजे पर उनको रिसीव करने नहीं आए। और बाद में हमने ये भी देखा ओवल ऑफिस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप उनकी चेयर को पुश कर रहे थे और हटा रहे थे। तो ये क्या फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं इस तरह के ट्वीट करके लोग, या हताशा है, क्या क्या है कि ये भारत का अपमान करते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिल्लियां उड़ाते हैं? देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि विजिट कैसी रही और फिर हम बात करते हैं कि अ, इतना इस तरह का उटपटांग प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है। जहां तक विजिट का सवाल है, देखिए फ्रांस हमारा एक ऐसा सहयोगी रहा है जो जमाने से इनफैक्ट स्वतंत्र भारत में ऐसा एक भी समय नहीं रहा
जब हमारी इंडियन एयरफोर्स में फ्रांस का कोई ना कोई प्लेन ना हो। अब राफेल आ गया। तो हम हमेशा से फ्रांस, इनफैक्ट फ्रांस एक अच्छा, प्रधानमंत्री कोई भी रहा, फ्रांस हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। बल्कि आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो 1976 में आपके यहाँ रिपब्लिक डे की परेड पे कोई नेता आने को तैयार नहीं था, कोई पश्चिमी जगत का। अच्छा अच्छा, इंदिरा जी चाहती थी उस समय कि साहब पश्चिमी जगत से किसी को हम किसी से हमको वैलिडेशन मिल जाए, स्वीकार्यता मिल जाए। कोई नहीं तैयार था। फ्रांस के राष्ट्रपति है, उसे फ्रांस के प्रधानमंत्री थे आए, बाद में वो राष्ट्रपति होने पर भी आए। तो वो आपके साथ हमेशा खड़े रहे, चाहे इंदिरा जी रहीं, चाहे राजीव रहे, चाहे नरसिम्हा राव रहे, यहाँ तक कि आज के गुजराल सर तक के समय में, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी के टाइम में, नरेंद्र मोदी के समय में, तो हमेशा फ्रांस आपका एक विश्वत सहयोग, मतलब फ्रांस को फ्रांस यूरोप का एक इकलौता ऐसा देश है। देखिए यूरोप की पूरी फौज वौज हो गई है एकदम, जैसे कहनी चाहिए टूटी फूटी। जब से नेटो बना है तो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया अपनी रक्षा। तो अमेरिका देखेगा, किसी भी अमेरिका नाराज भी है कि साहब तुम्हारी चौकीदारी हम करेंगे, पैसे तुम बिल्कुल नहीं दोगे। तो एक फ्रांस और इंग्लैंड छोड़ के किसी के पास फौज वौज बची नहीं। तो सब नाम मात्र की फौजें हैं, और नेटो फौजें जहां भी जाती हैं उसको लेकर बड़ी इस बात की चर्चा होती है कि साहब ना वो वेल इक्विप्ड है, ना उन्हें लड़ना आता है। और अभी भी देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में ये बात हो रही थी कि साहब थर्ड पार्टी फोर्सेस लगाई जाए। तो उसमें जो रक्षा सचिव हैं अमेरिका के, वो कह रहे थे थर्ड पार्टी फोर्सेस लगाएंगे, लेकिन काबिल फोर्सेस लगाएंगे, निकम्मी फोर्सेस नहीं लगाएंगे। उनका इशारा यूरोपियन फोर्सेस की था। तो फ्रांस एक ऐसा देश है इंग्लैंड के अलावा जो लगातार अपनी आर्मी को भी फिट रखता है, और कोशिश करता है कि उसको अमेरिका के उतना पिछलग्गू ना बनना पड़े जितना कि बाकी का यूरोप है। इंग्लैंड तो पूरी तरह पिछलग्गू है, बाकी यूरोप भी है। अच्छा, इंग्लैंड का ये है कि उनका हमेशा एक एंटी इंडिया बायस रहा है, वो प्रो पाकिस्तान ज्यादा रहे हैं। और फ्रांस जो है वो काफी आपका पुराना विश्वस्त सहयोगी है। और ऐसे में आप देखें कि आज की तारीख में सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे बड़ी ताकत। और उसका इंटरनेशनल समिट होता है, इंटरनेशनल सम्मेलन होता है। तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो उसके चेयरपर्सन होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं। और वो अपनी तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को को चेयरपर्सन, सह अध्यक्ष बनाते हैं, जी जी। और घोषणा करते हैं कि अगला जो सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो बातें। पहली बात तो पूरी दुनिया के देश वहां मौजूद हैं, सम्मेलन हो रहा है फ्रांस में, और सह अध्यक्षता भारत को दी गई, और अगला और सम्मेलन भी देखिए, भारत के यहाँ। इस इस ग्रुप फोटो में प्रधानमंत्री कहाँ खड़े हुए हैं? नहीं नहीं, वो बीच में एक कारण से खड़े हैं, बीच में एक कारण से खड़े हैं, क्योंकि वहां पे आपको फ्रेंच प्रेसिडेंट खड़े हैं, वो अध्यक्ष है, और प्रधानमंत्री सह अध्यक्ष है। उन्हें तो बीच में खड़ा होना ही होना है भाई, उन्हें तो होना बिल्कुल। ही है। बल्कि हाँ, और जस्टिन ट्रूडो वगैरह का आप हाल देखते हैं अगर इस पूरी कॉन्फ्रेंस में, मतलब क्या हाल था। तो मैं इनफैक्ट मैं कल से आज तक इसको कई बार दो एक चैनल पे कह चुका हूँ कि साहब जब जस्टिन ट्रूडो ने अपने यहाँ जो किसान आंदोलन पे घोड़े दौड़ा दिए थे, तो भारत में बहुत लोग कह रहे थे कि साहब नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों नहीं किया। अगर ट्रूडो घोड़े दौड़ा सकता है तो मोदी क्यों नहीं दौड़ा सकते हो। और मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि मैं भी सोचता था कि भाई आप ट्रूडो की तरह क्यों नहीं पेश आ सकते। पर आप ये देखिए आज जस्टिन ट्रूडो कहाँ है, नरेंद्र मोदी कहाँ है। तो मोदी का काम करने का अपना एक स्टाइल है। तो सिर्फ अच्छा, एआई पे सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में, और बड़े इसको मैं कोट अनकोट कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि बौद्धिक स्तर पे और तकनीकी स्तर पे, इंटेलेक्चुअल लेवल और टेक्निकल लेवल पे, दुनिया के दो देश जो सबसे आगे हैं वो भारत और अमेरिका है। वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र कर रहे थे। तो साहब नरेंद्र मोदी को फ्रांस में, जैसा कि भी आपने जिक्र किया कि रिसीव करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर मुझे याद नहीं आता कि पिछली बार किस बड़े देश का राष्ट्रपति हमारे किसी भी राष्ट्रपति को या किसी और राष्ट्रपति को हवाई अड्डे पे छोड़ने गया हो
और जब हमारे प्रधानमंत्री ऊपर थे तो वो नीचे से नमस्ते कर रहा हो। ये बड़ा रेयर सीन था, बहुत रेयर सीन था। और अब वो तो आपने देखा मार्से में उन्होंने जाके सावरकर का भी जिक्र किया, और उनको बड़ा जबरदस्त वेलकम यहाँ भी मिला, वहां भी मिला। और जिसे कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफी उनको महत्व ही नहीं दिया, और उनके साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवालों का जवाब भी दिया। मेरा अपना मानना है कि सब इंटरनेशनल लेवल पे मतलब देश के अंदर तमाम चीजें आज भी मैं ऐसी सब प्रोग्राम पे कहता हूँ कि मोदी साहब को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मंदिर आजाद कर देने चाहिए, हिस्ट्री बुक्स टोटल बदल देनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक स्तर हासिल किया है, वो उसका कोई मैच नहीं है और उसका कोई जवाब नहीं है। और आप देखें कि जो उनकी डिप्लोमेसी है, जो उनकी कूटनीति है, पाकिस्तान से सिर्फ उन्होंने बात करनी बंद कर दी, पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया आप देखें। जबकि सबसे पहले पाकिस्तान वो बिना बुलाए गए, उन्होंने दिखाया कि साहब मैं तो आया आपके यहाँ, लेकिन आप बिल्कुल। बात करने के लिए तैयार नहीं है, अब आप ठीक हो। जस्टिन ट्रूडो का क्या हाल हो गया आपने देख लीजिए। और मोहम्मद यूनुस भागे भागे फिर रहे हैं, परेशान हैं। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री ट्रंप ने सॉरी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कहा, उनसे सवाल किया गया कि साहब बांग्लादेश के बारे में आपको क्या कहना है। तो उन्होंने कहा बांग्लादेश को हम भारत के हवाले छोड़ उन्होंने कहा बांग्लादेश में क्या करना है अब ये भारत तय करेगा। अब ये ये बहुत बड़ी बात है। आप सोच प्रधानमंत्री तय कर लेंगे। हाँ, अब आप सोच कर देखें ये, मतलब मुझे लगता है कि जैसे रोंगटे खड़े होंगे मोहम्मद मोहम्मद यूनुस के। ये एक राष्ट्रपति अमेरिका का उनको बैठाता है और दूसरा राष्ट्रपति कहता है कि अब तुम्हारा क्या होगा ये नरेंद्र मोदी तय करेंगे। तो मतलब आप सोचे, मैं समझता हूँ बड़ी जबरदस्त विजिट है। अब ये बात है कि सब आलोचना क्यों और क्लिप काट के क्यों दिखाई जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये भी थोड़ा सा दुर्भाग्य इसलिए भी है कि क्यों एक तो आप उनको ये नहीं सोचते कि वो भारत के प्रधानमंत्री है, आपको लगता है नरेंद्र मोदी हैं, हमको किसी तरह गिराना है। दूसरी बात, जब नरेंद्र मोदी जीते पहली बार तो आपको याद होगा कितने ढेर सारे लोगों ने आके ट्विटर पे लिखा था, नॉट माई पीएम, यानी ये मेरे प्रधानमंत्री नहीं है। तो अब तमाम लोग उनको प्रधानमंत्री ही नहीं मानते, प्रधानमंत्री ही नहीं मानते। वो तो उनसे एक अजीब तरह की रंजिश और एक अजीब तरह का विद्वेष और किस तरह क्या घृणा जिसको, और जिस तरह की शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए होता है, वो तो आपको नजर भी आता है ना कि साहब उनसे तो बाकायदा लोग झगड़ा करते हैं। और ये मोदी का कमाल है कि साहब उन्होंने किसी भी इस तरह की बात का कभी कोई बहुत उसको तवज्जो नहीं दिया, और अपने रास्ते चलते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज एक जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक स्तर पर, आपको पता है किसी जमाने में नेहरू की भी बड़ी स्टैंडिंग हुआ करती थी, लेकिन वो चाइना वॉर के बाद एकदम ही खत्म हो गई। और उसके पहले भी कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसके चलते नेहरू को दिक्कत आई थी, क्योंकि नेहरू ने एक काम किया था, उन्होंने कहा था कि नॉन अलाइन मूवमेंट, उन्होंने कहा था हम किसी से नहीं जुड़ेंगे, हम सबके साथ रहेंगे। लेकिन नेहरू अपने जीवन काल में ही पूरी तरह से रशिया से जुड़ चुके थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो देखिए आपने कमाल किया ना, वो जो आप कल तक केवल रूस से हथियार खरीदते थे, वो रूस से भी ले रहे हैं, इसराइल से भी ले रहे हैं, फ्रांस से भी ले रहे हैं, और अमेरिका से भी ले रहे हैं। और आज उन्होंने मतलब आप देखें वो F-35 प्लेन्स की बात हो रही है, और आप उनसे अपनी उस तरह की ऊर्जा की जरूरतें पूरी कर रहे हैं जिसके लिए कल तक आप संयुक्त अरब अमीरात पे पूरी तरह से निर्भर थे। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं, जहां पे आपको नजर आता है कि नरेंद्र मोदी, और ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी ये सब बैठ के अपने घर में ये पूरा प्लान करते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय इस मामले में बहुत कमाल रहा है कि सब सरकार कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी नहीं, हमारी विदेश नीति एक ढर्रे पे चलती रही। अब उसके चल, लेकिन ये भी है कि हमारी विदेश नीति को विदेशों में जाकर प्रॉपरली प्रेजेंट करने की जो जिम्मेदारी है, जो नेताओं से एक वन टू वन एक कांटेक्ट बनाने का एक वो, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत शुरुआत में विदेश जाते थे और उन्होंने लोगों को
गले लगाने का सिलसिला शुरू किया था, तो आपने उसका भी मजाक बनाया था। और अब अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मोदी जहां जाते हैं वो सामने वाला आगे बढ़ के उनको गले लगाने लगा है। तो उन्होंने तो बिल्कुल। ये एक झप्पी राजनीति एक नई शुरू कर दी। और आप अब तो देखें कि कई कई जगह आपको ऐसा भी नजर आता है कि मोदी मौजूद भी नहीं है और दो राष्ट्रपति मिल रहे हैं और एक दूसरे के गले लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो कोविड से लेके और युद्ध से लेके और शांति से लेके और आज क्या ये छोटी बात है कि साहब, आप सोचे कि 15 लाख आदमी मारे जा चुके हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध में। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है। और उसमें दुनिया के तमाम देश आपको ये कहते नजर आते हैं, यहाँ तक कि यूक्रेन और रूस तक कहते नजर आते हैं कि भाई अब इसको मोदी ही कुछ कर सकते हैं, मोदी को ही कुछ करना चाहिए। वो अलग बात है कि फाइनली इस युद्ध को अगर कोई रुकवाएगा तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही रुकवाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का नाम आज की तारीख में, नरेंद्र मोदी का नाम आज की तारीख में बहुत ही इज्जत से वैश्विक स्तर पे लिया जा रहा है। और ये बात तमाम लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो वो कभी क्लिप काट के चलाते हैं, कभी झूठ साफ बोलते हैं। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, कल को वो कैसे कैसे वीडियो बना के चलाने लगे तो क्या ही किया जा सकता है इस पर बस। मैं दो दृश्य दिखाता हूँ। ये तो है पेरिस का, जब मैक्रो उनको सी ऑफ करने के लिए गए। ये है वॉशिंगटन का, जब उन्होंने लैंड किया, वहां भी रेड कारपेट बिछा करके प्राइम मिनिस्टर का। और दो तीन चित्र और दिखाता हूं दर्शकों को। ये तुलसी गैबार्ड हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से पहले तुलसी गैबार्ड मिलती हैं, वहां के एनएस से मिलते हैं, एलन मस्क परिवार के साथ मिलते हैं, और बहुत गर्मजोशी देखने को मिलती है। और जब डोनाल्ड ट्रंप से मोदी की मुलाकात होती है तो डोनाल्ड ट्रंप ठीक उसी अंदाज में गले मिला करके गले मिल करके गर्मजोशी दिखाते हैं, जैसे पेरिस हवाई अड्डे पर मैक्रो दिखा रहे थे, गले मिल रहे थे। ये फोटोग्राफ, ये दृश्य क्या शो करते हैं अनुपम जी। और तुलसी गैबार्ड का मिलना, वहां के एनएसए का मिलना, एलन मस्क का पहले ही परिवार के साथ मुलाकात कर लेना, ये क्या शो करता है। देखिए, ये सब मुलाकातें ऐसा नहीं है कि एट द ड्रॉप ऑफ द हैड, मतलब कोई चलते फिरते नहीं होती हैं। ये सब मुलाकातें पहले से तय हो जाती हैं। मतलब प्रधानमंत्री के विजिट के पहले ही इस बात को पूरी तरह तय कर दिया गया था। और ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टीम नरेंद्र मोदी से मिल चुकी थी। मतलब वो चाहते थे कि मोदी से उनकी टीम का हर सदस्य अलग अलग लेवल पर बात कर ले। और ऐसा हुआ भी मतलब। और ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में भारत और दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र के बीच में जो जो कुछ भी एक रिश्ते होंगे वो कितने लेवल्स पे होंगे। मैं एक बात और मेंशन करना चाहता हूँ कासिम, देखिए कि अभी जब जो बाइडेन के रहते शायद सितंबर में प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, तो शायद संयुक्त राष्ट्र में जब गए थे तो डोवाल साहब उनके साथ नहीं थे। और तब ये कहा गया था कि डोवाल डर के नहीं गए हैं क्योंकि अमेरिकी अदालत ने उनके खिलाफ समन इशू कर दिया है। कल आपको डोवाल साहब भी उस मीटिंग में नजर आए और कल डोवाल साहब भी वहां बैठे हुए थे, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और आपने देखा कि अमेरिकी अदालत से ये जारी किया गया सम्मन तो आज भी जारी है। तो ये उस समय इन लोगों ने कहा था कि डोवाल डर के मारे नहीं गए कि ऐसा ना हो अमेरिका में उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो साहब सम्मन तो अभी भी है, सम्मन तो अभी भी है। और डोवाल हाँ, साहब वहीं बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं। कर लो गिरफ्तार। तो सही ये बात। भी आप देखें, बड़ी बात है। कल तक जो लोग इस बात का भी तो मजाक बना रहे थे ना कि डोवाल नहीं गए नहीं गए नहीं गए, तो अब देखिए डोवाल साहब वहां बैठे हुए आराम से बैठे हुए। और ये भी बड़ी बात है कि साहब जिस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के खिलाफ आपकी अदालत ने सम्मन जारी कर रखा है वो आपके सीने पे चढ़ के वहीं बैठा हुआ है। चलिए उसको सम्मन सर्व कर दीजिए तो जाने। विवेक रामास्वामी का अपने पिता के साथ मिलना, और पेरिस में वहां के उपराष्ट्रपति वेंस का
भारतीय मूल की अपनी पत्नी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना, ये सब भी कुछ ना कुछ तो साफ शो करता है कि भारतीयों की भूमिका एक्चुअल में अब अमेरिका में कितनी बढ़ गई है। अच्छा, देखिए, ये बताया जाता है कि विवेक रामास्वामी के पिताजी खुद नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि भाई जा रहे हो मिलने, हम भी चलेंगे। ये एक्चुअली जो एनआरआईज हैं या फिर जो भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले लोग हैं, वो उनके बीच में मोदी बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो अब ऐसे में जब विवेक रामास्वामी मिलने आ रहे थे तो उनके पिताजी ने कहा कि भाई, हाँ, हम भी मुलाकात करना चाहेंगे। इसी तरह उपराष्ट्रपति की पत्नी भी भारतीय मूल की हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी मोदी से मिलना चाहती होंगी। और ये सिर्फ भारतीय मूल के लोगों में और एनआरआईज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का सबूत है। और ये बहुत दिनों से है, हम पहले दिन से देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर, जो इंडियन डायस्पोरा ऑल ओवर द वर्ल्ड है, दुनिया के किसी भी देश में भारतीय मूल के लोग जो बसे हुए हैं, अब आप जैसे बात करें, आप एनआरआई से बात करें और आप अपने रिश्तेदारों से बात करें, तो मेरे कजिन मुझसे कहते हैं कि दादा, हम लोग की इज्जत बढ़ गई है। जब से मोदी आए हैं तब से हमारी विदेशों में इज्जत बढ़ गई है, और जो इंडियंस वहां रह रहे हैं उनकी इज्जत बढ़ गई है। क्योंकि आप देखिए, हालांकि इसको एक मजाकिया लहजे में ही कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, पर वो कह रहे थे कि साहब, नरेंद्र मोदी से तगड़ा नेगोशिएटर कोई नहीं हो सकता। मैं भी नहीं हूँ। और नहीं, मुझे याद पड़ता है कि पुतिन ने कहा था इसके सबसे पहले ये बात कि नेगोशिएशन में नरेंद्र मोदी से नेगोशिएशन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ओबामा ने भी कहा और था। ये नहीं नहीं, उन्होंने दूसरी बात की थी पुतिन ने। उन्होंने कहा था कि मोदी का अंदाज ये होता है, माई वे और हाईवे, यानी या तो मेरी बात मानो या अपना रास्ता नापो। और आपको अमेरिकी राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर उनको बॉस कहते नजर आते हैं, सुपरस्टार कहते नजर आते हैं। ओबामा को आपने सुना, और आपने अमेरिका को, तो अब ठीक है, समहाउ अब लोग, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना देश में पॉपुलर है उससे ज्यादा वो विदेश में पॉपुलर नजर आते हैं। अब ये सब बातें खास तौर से उस इकोसिस्टम को बहुत बुरी लगती है जो एक तो मोदी से ही नफरत करती है। मुझे लगता है कि मोदी हैं, हिंदू हैं, मंदिर जाते हैं, टीका लगाते हैं, तो उनको यही बात बुरी लगती है। फिर एक और इकोसिस्टम है जो कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, जिनको लगता है कि हम राहुल गांधी को इतना ले जाते हैं, इनकी कॉन्फ्रेंस कराते हैं, पैसे दे के लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद भी उनकी कॉन्फ्रेंसेस विदेश में एकदम फ्लॉप हो जाती हैं, और हर कॉन्फ्रेंस में वही विलन बन के निकल आते हैं, और सामने नरेंद्र। तीसरी जो बड़ी बात है, और शायद ये बात मैं ठीक से समझा नहीं पाऊंगा, परंतु मैंने जो विपक्ष के तमाम नेताओं को देखा है, और जो मान के चलते हैं कि सत्ता में रहना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो आज तक इस बात से मन ही मन समझौता नहीं कर पाए हैं कि एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बन चुका है, उन सबको हरा कर लगा था। ये बताइए, ये जो हार्ड नेगोशिएटर मोदी को बताया है, अ, उस उसी उसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को डिप्लोमेटिक अंदाज में थोड़ा सुना भी तो दिया। ये कहा कि अगर आपके लिए अमेरिका फर्स्ट है और उस नीति पर आप चलते हैं, तो मेरे लिए भी मेरे भारतीय हित सर्वोपरि हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बैठते ही एक बात कही थी कि हमारे पास तेल की, गैस की, ईंधन की कोई कमी नहीं है, विपुल भंडार है, और हम भारत की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और हम और आप जानते हैं कि 11-12 लाख करोड़ का तेल हर साल खपत होता है भारत में। तो डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई, आप अगर अपने आर्थिक हित देख रहे हैं तो मुझे भी तो अपने भारतीय हित देखने हैं। जरूरी थोड़ा है कि हम आपसे ही तेल लेंगे, ईंधन लेंगे और गैस लेंगे। जहां से हमें सस्ता मिलेगा हम तो वहां से लेंगे। नहीं, देखिए, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से उन्होंने कहा कि साहब, मैंने आपसे सीखा है।
जब आप कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जब आप कहते हैं कि अ, अमेरिका को फिर से महान बनाना है, तो मैं कहता हूं मेक इंडिया ग्रेट अगेन। इंडिया को फिर से महान, वो कहते हैं मागा और मीगा, एक्रोनिम्स बताते हैं। तो वो ये भी कहते हैं कि सब मैंने आप ही से सीखा है कि मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद आती है कि आपके लिए सबसे ऊपर आपके देश का हित है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे लिए भी सबसे ऊपर मेरे देश का हित है। तो ये तो बात ठीक भी है। और लेकिन मुझे अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं उसमें वो ऐसा कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प सिर्फ ये कि अच्छा देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रम्प की बात को कोई भी शख्स काटता है तो फिर मैं समझता हूँ कि वो कई लेवल पे उसको सफाई देनी होगी। डोनाल्ड ट्रम्प सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई जो देश हम पे जितना कर लगाएगा हम उस देश पे उतना कर लगाएंगे, बात खत्म। अब इस बात से, पैरिटी से, इक्वालिटी की बात से कौन मतलब इसे मना कर सकता है? और ऐसा नहीं है कि किसी एक देश के लिए कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया के लिए कह रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए कह रहे हैं कि जो हम पे जितना कर लगा रहा है हम उसको उतना कर लगाएंगे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसको तो बहुत सहज भाव से और बहुत खुशी से लेना चाहिए। और बाकी आप देखें, जो सबसे बड़ी बात, आप मोदी को लौटने दीजिए, मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि बहुत बहुत कुछ आपके साथ बदलने जा रहा है, बहुत कुछ बदलने जा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी के साथ बदलने जा रहा है मामला। और वो जो उनके फाइटर प्लेन से F-35 जैसे, उन सब पे मामला बदलने जा रहा है। जो वो टेक्नोलॉजी, आप इसको देखें कि 4 साल 5 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका में हमने प्लेन्स के और तमाम चीजों के ऑर्डर्स प्लेस किए थे। जो बाइडेन ने अपने 4 साल के कार्यकाल में हमको एक कलपुर्जा भी डिलीवर नहीं होने दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हो गए आपके जो समझौते हो गए, पर हम आपको देंगे कुछ नहीं। तो जो बाइडेन के कार्यकाल में आपको वो डिफेंस का वो सारा सामान जो आप वहां से लेना चाह रहे थे नहीं ले पाए, कुछ भी नहीं मिला आपको। और डोनाल्ड ट्रंप इसको वापस शुरू कर रहे हैं। और जहां तक हमारी एनर्जी नीड्स का सवाल है और नेचुरल गैस का सवाल है, ऑयल का सवाल है, तो ये तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप अभी तक आप सऊदी अरब से ले रहे थे, आप यूएई से ले रहे थे, ठीक है, अब आप उसमें अमेरिका का भी नाम जुड़ जाएगा, तमाम जगह से लिए इसमें। तो देखिए, आप इस तरह समझें कि अम, हमारे यहाँ जो शिप्स आए हैं, जो हमारे यहाँ जो डिस्ट्रॉयर आए हैं, वो रशिया से बन के आए हैं। और उनके जो इंजन बने हैं वो यूक्रेन से बने हैं। आप सोचिए, तो हम यूक्रेन से इंजन खरीदते हैं और ऐसा नहीं करते कि यूक्रेन से इंजन लेके हम उसे रशिया पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर सील है। तो यूक्रेन से इंजन लेते हैं और आधी दुनिया का चक्कर लगा के उसको हम रशिया को देते हैं, और उनके शिप में वो इंजन लगवाते हैं और उसके बाद वो शिप अपने लेके आते हैं उस डिस्ट्रॉयर को। तो ग्लोबल डिप्लोमेसी तो वैसे ही चलती है ना। हर आदमी अपने अपने देश का हित देखता है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने देश का हित देख रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बहुत अच्छे से कह भी दिया। उन्होंने कह दिया साहब, अब मैंने आप ही से सीखा कि अपने देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए। और आप यदि अमेरिका को दोबारा महान बनाना चाहते हैं तो मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरा भारत दोबारा महान हो। अभी अनुपम जी जो जिक्र कर रहे थे कि जो सौदे सिरे नहीं चढ़ पाए थे, सिरे तो चढ़ गए थे लेकिन डिलीवरी नहीं हुई थी। अभी अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें, स्ट्राइकर आर्म्ड लड़ाकू विमान और P-81 नौसैनिक सर्विलांस विमान, इनकी खरीद के अंतिम समझौते हो गए हैं और ये मिलेंगे। और 2030 तक जो ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार है, उसको 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें, व्यापार हो, तकनीकी क्षेत्र हो, ऊर्जा हो, अप्रवासन हो, और हाँ, तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हो, ये सब चीजें और बहुत सारी और चीजें जो बाद में पता लगती है, अरे ये समझौता भी करके चले गए मोदी जी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अभी अगले कुछ दिनों में निकल करके सामने आएंगी। देखिए, मेरा मानना है कि पिछले 10 साल में ग्लोबल डिप्लोमेसी और खास तौर से रक्षा के मामलों में मोदी सरकार ने जितना डिलीवर किया है, हकीकत यह है कि मोदी सरकार की कमी रही कि वो अपनी उपलब्धियों को ठीक से बता नहीं पाई।
बता ही नहीं पाई। केजरीवाल होता ना तो अभी आप इसका इसका 1/100वां हिस्सा उसने किया होता, तो पूरे अखबार उसने विज्ञापन से रंग दिए होते। मोदी सरकार तो सही पीछे अपनी उपलब्धियों को ठीक से बता ही नहीं पाई। और आप समझे कि जैसे अभी मैं बता रहा था कि रक्षा के हमारे तमाम सामान वहां पे जो कि समझौते के बाद भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक रखा था, ट्रम्प सब रिलीज कर रहे हैं। इसको एक चीज और समझिए, एक होता है जिससे ट्रेड बैलेंस होता है। ट्रेड बैलेंस यानी हमने आपके यहाँ से आयात ज्यादा किया कि निर्यात ज्यादा किया आपको। हमारा ज्यादातर देशों से हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो हमारे खिलाफ है। यानी हम लोगों से आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं। उनसे इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। चाइना के साथ तो बहुत ही बिगड़ा हुआ है, बाकी देशों से बिगड़ा हुआ है। अमेरिका वो इकलौता बड़ा देश है जिससे ट्रेड बैलेंस हमारे फेवर में है। हम उनको निर्यात यानी एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और आयात यानी कि एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो करीब $100 बिलियन का हमारे फेवर में है। तो अब ऐसे में जब वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि साहब वो हमारा तो ट्रेड बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो मोदी कहते हैं भाई तेल और गैस हमको किसी ना किसी से तो लेना ही है, और हम यूएई से ले रहे हैं तो हम आपसे लेने लगेंगे, आप भी खुश हो जाएंगे कि साहब ट्रेड बैलेंस बराबर हो गया। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों में आप देखें, वो अमेरिका जो मुझे लगता है कि शायद 3-4% हमारी एनर्जी की डिमांड्स पूरी करता था, वो अब बढ़ते बढ़ते शायद इसका 3 गुना या 4 गुना हो चुका है। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, पर हम अपनी एनर्जी डिमांड्स को बड़ी मात्रा में अमेरिका से लेना हमने शुरू कर दिया है। और एक अच्छी बात यह है कि हमने अपनी मार्केट को फैला दिया है। ऐसा नहीं कि आज हम केवल रूस पे, अच्छा देखें सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी स्वतंत्रता से लेकर आज तक ज्यादातर रूस ही हमारा सबसे बड़ा मित्र रहा है। 1971 का वॉर हुआ, रशिया ने हमारा साथ दिया। 65 का वॉर हुआ, रशिया ने हमारा साथ, हर जगह। तो लेकिन हमने अमेरिका से संबंध बनाए बिना रूस से संबंध खराब किए, सबसे बड़ी बात ये, बिना रशिया से हमने संबंध खराब किए। और आज की तारीख में अगर पुतिन कहते हैं कि मोदी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो डोनाल्ड ट्रम्प भी कहते हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, स्टेट्समैनशिप का एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अच्छा, एक बात बताइए, कल मैं अलग अलग न्यूज़ चैनल देख रहा था, और तब तक चूंकि मुलाकात नहीं हुई थी, तो टीवी चैनलों पर जो एंकर बैठे हुए थे या बैठी हुई थी, उनकी सुई केवल टैरिफ पे अटकी हुई थी। इन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, व्यापार हो, ऊर्जा हो, परमाणु क्षेत्र हो, जो व्यापक समझौते होते हैं, क्या रत्ती भर भी इनको समझ नहीं है? केवल एक टैरिफ को लेकर के चर्चाएं कर रही थी बैठ करके। नहीं देखिए, टीवी में अब देखता नहीं, मैं बता नहीं सकता ये क्या चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब ये है कि हमारे यहाँ कोई एक छोटा सा शब्द पकड़ लेते हैं, उसी पे कूदना कूदने फादने लगते हैं। एक देखिए, आपको ग्राउंड पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। आपको याद होगा अमेरिका के साथ परमाणु समझौता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार दांव पे लगा दी थी। वामपंथियों ने इस मामले पे सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, और मुलायम सिंह ने एंड टाइम पे पाला बदल कर मनमोहन सिंह की सरकार बचाई थी। और फिर वो समझौता हो गया जिसको कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी जिंदगी का, अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा अचीवमेंट मानते थे। लेकिन आप सोच कर देखिए कि मतलब शायद 11-12 में हुआ था समझौता। आज इतने साल हो गए, जो हमारा समझौता हुआ था अमेरिका से, उसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा गया। एक कदम भी आगे नहीं। जो जो एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी थी, जो हमारे यहाँ परमाणु संयंत्र लगने थे, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और फाइनली आज प्रधानमंत्री मोदी ने, अभी आपने देखा कि बजट जो निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया था, और उसके पहले भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह के वो कानून बना रहे हैं, जिसमें वो एक उन कानूनों को शिथिल कर रहे हैं जिसके चलते विदेशी परमाणु तकनीक हमारे यहाँ आ सके, और बिजली का उत्पादन ज्यादा सुलभ और सस्ता हो सके। देखिए, देश में आप कुछ भी करें, बिजली इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। आप देखें, केवल बिजली फ्री देने के नाम पे केजरीवाल जैसे लोगों ने 10 साल दिल्ली को रौंद लिया। तो बिजली एक बड़ी चीज है। तो इन तमाम चीजों पे प्रधानमंत्री लगातार तेजी से आगे
बढ़ा रहे हैं। और आप देखेंगे कि हमारी न्यूक्लियर एनर्जी के मुद्दे पे वो जो न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह करके गए थे, आज उसके 10 से 12 साल बाद उसको अमली जामा जिसे पहनाना कहते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहना रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, टैरिफ 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 की आप बात कर रहे हैं। अम, मतलब इनसे ठीक से पूछा जाए कि किस चीज पे कितना टैरिफ लग रहा है तो बता भी नहीं पाएंगे, लेकिन ठीक है, आप उसको लेके हल्ला मचाते रहते हैं। वो आपका हक है, आप मचाइए। नहीं, और वो मेरा खाली भारत भारत पे थोड़ा लगा रहे हैं, वो दुनिया भर के देशों नहीं, पे लगा रहे हैं। आज ये प्रधानमंत्री, आज ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कल ये बात जितनी बार पूछी गई कि आप भारत पे टैरिफ, अच्छा वहां पे कई लोग थे जो पूछ रहे थे इसको बार बार, और हर बार डोनाल्ड ट्रंप ने उसका जवाब दिया कि ये भारत से संबंधित हमारी टैरिफ योजना है ही नहीं कोई। हमने तो सिर्फ ये योजना बनाई है कि पूरी दुनिया में जो देश हम पे जितना कर लगा रहा है, हम उस पे उतना कर लगाएंगे। और ये बात अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत वाजिब प्रतीत होती है। और एक मुद्दे पर चलते चलते और चर्चा कर लें, ये भी मीडिया में कुछ ज्यादा ही तूल दिया गया कि साहब वो जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी डाल करके अमेरिका के सेना के विमान से भारत भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका बड़ा सटीक जवाब दिया है। और मुझे लगता है कि जो चर्चा हम कर रहे थे बैठ करके अपने प्रोग्राम्स में, कि भाई जो इलीगल तरीके से किसी देश में घुसपैठ करता है उसको फूल मालाएं पहना करके वापस भेजेंगे क्या? भाई आप गलत काम कर रहे हो, आप चाहे भारतीय हैं या गैर भारतीय हैं, ऐसे लोगों से सहानुभूति थोड़ी होगी जो अपराधी हैं, जो गलत तरीके से किसी देश में जाकर के घुसे हैं। और वही बात नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि जो ये तंत्र है जो इनको बहकाता है, इनकी जमीनें बिकवा देता है और पैसे वसूलता है और गलत तरीके से दूसरे देशों में भेजता है, उस तंत्र को हम मिलकर के खत्म करेंगे अमेरिका के साथ। तो इस मुद्दे पर आपका नजरिया क्या है? देखिए, इसको आप समझें, भारत क्या इस बात को कहने की पोजीशन में है? वो भारत जो पिछले कई दशकों से इस बात पे हल्ला मचा रहा है कि हमारे यहाँ रोहिंग्या घुसा है, बांग्लादेशी घुसा है, वो भारत जिसने 1971 का युद्ध ही इसी बात पर लड़ा था कि हमारे यहाँ बांग्लादेशी इतने घुस आए हैं कि हम उनको पाल नहीं सकते, वो भारत जो CAA और NRC लेकर आ रहा है, वो भारत जो कि आप अक्सर सुनते हैं कि साहब पुलिस को बता दिया गया है कि रोहिंग्याओं को घेरा जाए और बांग्लादेशियों को घेरा जाए, वो भारत जो लगातार, वो सरकार जो लगातार बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को निकालने के नाम पे सत्ता में आई है, आप क्या इस पोजीशन में भी हैं कि आप ये कह सकें कि हमारे देश में जो आए वो घुसपैठी, और हमारे देश से जो जाए और वो भी अवैध तरीके से जाए, वो सही है? देखिए, पहली बात तो ये हमारा मीडिया का क्या है, वो लोग जो एक अपराधी हैं, उन अपराधियों को हमने कैसा हीरो बना रखा है और कैसी हमने स्टोरीज चला रखी हैं उनके बारे में, इतनी दर्दनाक स्टोरीज, जैसे लग रहा है कि उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। पर हमारे यहाँ तो आतंकवादी भी मारा जाता है, तो आपने देखा है मीडिया का एक विंग बताने लगता है, अरे साहब वो तो गणित के अध्यापक का लड़का था, वो तो फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता था, उसकी तो एक गर्लफ्रेंड थी, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। आप सोच कर देखें कि लोग 50 से 60 लाख रुपया लगाकर अपनी जान पे खेल कर कितने लोग रास्ते में मर जाते हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। किस कदर लोगों को बेवकूफ, आज जो प्रधानमंत्री कह रहे थे उसमें ये भी कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से, ये जो सपनों के सौदागर लोग बने हुए हैं, गरीब लोगों को सपने दिखा रहे हैं, आप 50-60 लाख रुपया लगाकर भारत में कितना बड़ा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं? आपकी अपनी नौकरी की समस्या तो दूर हो गई, आप 4 और लोगों को नौकरी दे पाएंगे। हकीकत ये कि आप 50 लाख रुपया अपने पास से लगाएंगे तो 5 करोड़ रुपया तो बैंक आपको देगा। और वैसे तो 50 लाख में ही कितना बिजनेस हो सकता है, लेकिन यह है कि एक भेड़ चाल सी चल रही है, जहां पे लोगों को सपने दिखाकर इस तरह भेड़ बकरी की तरह हाँकते हुए, कभी जंगलों से, कभी पहाड़ों से, कभी बर्फीली जगहों से, कभी तूफानी समुद्रों से ले जा रहे हैं, जहां पे 25% लोग तो रास्ते में ही मर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है, नंबर एक। और नंबर दो, उनको आप ग्लोरीफाई करना बंद करें। वो ऐसे कोई ऐसे ओलंपिक विजेता नहीं लौट के आ रहे हैं,
उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है कि आप उनको, और जो लोग सफर किए हैं, जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, जिनके पैसे गए हैं, जिनकी नौकरियां गई हैं, जो वापस आए हैं, मैं उनके लिए बुरा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं उन पे गर्व भी करने की सिचुएशन में नहीं होऊंगा। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, घूमता आईना पर जरूर जाएं, सब्सक्राइब करें, और शाम को वो लाइव करते हैं, लाइव जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार।